जब तक एक बहुत बड़े आंदोलन के रूप में ये बातें सरकार के सामने न लाए, सरकार आती रहेंगी, बदलती रहेंगी, लेकिन जब तक सारे लोग एकजुट होकर सारी शक्ति लगाकर अगर इस संघर्ष को तीव्र से तीव्र नहीं करेंगे तो फिर आने वाले समय में मुझे तो भारत का कोई भविष्य दिखाई नहीं देता। और साथ ही साथ मुझे ये भी लगता है कि ये सारा जो एक्सरसाइज हो रहा है वो सब बेकार हो जाएगा और सब एक जुमला ही, एक नारा ही। आज के भारत में अगर 50% महिलाएं दलित में अशिक्षित हैं, आज के भारत में अगर वो नौजवान अशिक्षित हैं और वो अशिक्षा, वो बेरोजगारी, वो बेबसी उन्हीं के समाज में क्यों, उन्हीं क्यों बोल रहे हैं। आप जाएं, आपने अभी आर.के. चौधरी जी जो सांसद हैं उनका संबोधन सुना और पटेल साहब हैं जो सांसद हैं, शशांक जी हैं, तो आप पांडा साहब हैं, महापात्रा साहब हैं और हमारे जेएनयू के पुराने साथी जी हैं। सबसे पहले तो मैं अशोक जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया और इतने गंभीर विषय पर इतनी गंभीर यहाँ एक चर्चा की। साधारणतः हर साल सरकार के द्वारा बजट पेश किया जाता है, उस पर चर्चाएं होती हैं, आंकड़े लिए जाते हैं और बहुत के लोगों के सर से गुजर जाता है। जो खास करके जो अर्थशास्त्री हैं वह उसकी बारीकियों को समझते हैं, लेकिन जिस तरह से बजट को हमें देखना चाहिए, जिस नज़रिए से देखना चाहिए, उसके सारे पहलू जो हैं आज मुझे भी यहाँ आकर बहुत कुछ सीखने को मिला। सो रिवीलिंग कि कैसे बजट में आवंटन होता है, उसकी राजनीति और कितनी गहरी तो है ही और कितनी जटिल है और कितना एक तरह से अन्यायपूर्ण भी है। जी, आप एक विकसित भारत की बात आज करने लगे आप, जबकि हम तो अभी विकासशील देश भी पूरी तरह से शायद नहीं है। और ऐसे में आप एक सपना दिखाया जा रहा है कि हम इस युग में उस युग में जाकर एक विकसित भारत बन जाएंगे और वो भारत हम तब बन जाएंगे जब हम अपने 80% लोगों को इतना पीछे छोड़ जाएंगे। तो कौन विकसित होगा? वही जो 5% लोग हैं वही लगातार विकसित होते चले जाएंगे, जिनके पास सारी शक्तियां हैं। और मैं इस सरकार में तो जो पिछली सरकारों में जो थी चीजें जो धीरे धीरे चल रही थी, जो खराब चीजें थी, वो पूरी गति से इस सरकार में चल रही। ऐसा नहीं कि पिछली सरकार में कोई बहुत अन्याय हो, तो न्याय हो रहा था। 70 साल के पूरे इतिहास में जो अन्याय हुआ, अगर ये सरकार जो 70 साल की बात करती है उस अन्याय को दूर करने की बात करती तो समझे बात है। लेकिन वो तो इससे भी बदतर हो गई कि जहां पर पूरी की पूरी आबादी जो उस समय से दलित हैं, पीड़ित हैं, ये वंचित वर्ग। कौन है ये वंचित वर्ग? कौन है वंचित वर्ग? ये आप सोचिए, जब कोविड आया था और इतनी बड़ी आपदा आई थी, तो दिल्ली से जो हजारों लोग गए थे, उसमें बिहार और यूपी के बहुत लोग गए थे। आधी आबादी जो यहाँ से गई थी वो बिहार और यूपी की थी, और उस आधी आबादी की 80% लोग दलित, वंचित, ओबीसी के लोग थे। तो कोई भी आपदा आती है, कोई भी कठिनाइयां भी आती हैं, तो सब उन्हीं को झेलना पड़ता है। ये पूरे समाज के लिए, सरकार के लिए नहीं, पूरे समाज के लिए, भारतीय समाज के लिए भी एक सोचनीय स्थिति है। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो सिर्फ ये दलितों की जिम्मेदारी नहीं है, ये आदिवासियों की जिम्मेदारी नहीं, ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हम उनके साथ एकजुट खड़े हों। और जब तक वो आगे नहीं आएंगे, पूरा समाज इसी तरह कुंठित रहेगा। इसलिए जहां तक बजट का सवाल है और उसकी पॉलिटिकल इकोनॉमी की बात है, तो आप देख लीजिए जो आंकड़े यहाँ दिए गए हैं वो कितने भयानक, चिंताजनक और सोचनीय हैं कि किस तरह से उन्हीं के बजट की, उन्हीं के आमदनी की पूरी कटौती होती जा रही है और वो पैसे कहाँ जा रहे हैं। मुझे तो आश्चर्य लगता है कभी कभी
दुख भी होता है कि अगर हमारे इतने सांसद हैं, किसी भी पार्टी में अगर हैं वो, अगर वो सांसद एकजुट होकर कम से कम उन हितों की रक्षा के लिए, और उसमें फॉरगेट अबाउट द आइडियोलॉजीज ऑफ दैट पार्टी, उसके लिए अगर वो एकजुट होकर एक मंच बनाए, एक काम करें अक्रॉस द पार्टी, तभी शायद हम जो ये वेस्टेड इंटरेस्ट है उसका मुकाबला कर पाएंगे। इसलिए मैं यहाँ सम्मानित जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनसे आग्रह करता हूँ कि आप लोग एक हों और इस सवाल पर, क्योंकि जब तक यह समाज इतना पिछड़ा रहेगा, इसकी पीड़ाएं को लोग नहीं समझेंगे, इसको आगे लाने की कोशिश नहीं करेंगे। आपके सामने आंकड़ों को दोहराना नहीं चाहता हूं, और ये तभी होगा जब अशोक जी ने जो बीड़ा उठाया उनके साथ और भी साथी जिन बीड़ा को उठाया है, काम कर रहे हैं, इसको जन जन तक पहुंचाने का काम करें। क्योंकि इस बार का बजट भी, दूसरी बार का बजट भी इसी में आने का आने वाला है, उसके बाद और भी। तो फिर कहाँ ये सिलसिला रुकेगा जब तक हम अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेदारी से उन लोगों को उन पर न लागे जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं। तो इसके लिए पॉलिटिकल विल की जरूरत है, आंदोलन की जरूरत है। और जैसा कि भी आपने आर.के. चौधरी जी से सुना कि ऐसे सिर्फ विश्लेषण से, गोष्ठियों से इसका भी अपना महत्व है, क्योंकि उससे हम जानकारी मिलती है। सिर्फ उसी से ये मसला हल होने वाला नहीं है, जब तक एक बहुत बड़े आंदोलन के रूप में ये बातें सरकार के सामने न लाए। सरकार आती रहेंगी, बदलती रहेंगी, लेकिन जब तक सारे लोग एकजुट होकर, सारी शक्ति लगाकर अगर इस संघर्ष को तीव्र से तीव्र नहीं करेंगे, तो फिर आने वाले समय में मुझे तो भारत का कोई भविष्य दिखाई नहीं देता। और साथ ही साथ मुझे ये भी लगता है कि ये सारा जो एक्सरसाइज हो रहा है वो सब बेकार हो जाएगा, और सब एक जुमला ही, एक नारा ही। आज के भारत में अगर 50% महिलाएं दलित में अशिक्षित हैं, आज के भारत में अगर वो नौजवान अशिक्षित हैं, और वो अशिक्षा, वो बेरोजगारी, वो बेबसी उन्हीं के समाज में क्यों, उन्हीं क्यों रह गई। आप जाएं, चारों तरफ मॉल चकाचौंध है। दिनकर ने तो तब कविता लिखी थी कि दिल्ली की चकाचौंध सब झूठी है, ये लंदन सब झूठी, उस समय, जबकि ऐसा भी नहीं था। लेकिन अब जब झूठ इतना बढ़ गया है, आप सोचिए वो क्या लिखते और क्या समझते। जहाँ उस समय तो जब आपको कम से कम महसूस होगा, जो सिनेमा घर हुआ करते थे उसमें कई प्रकार के क्लास होते थे, लेकिन एक ही हॉल में बैठकर आगे पीछे सभी वर्ग के लोग एक साथ एक मनोरंजन का हिस्सा बनते। आज तो वो ही नहीं है। कपड़े लत्तों से, चेहरे से, उनके लिबास से वो मॉल में दाखिल ही नहीं हो सकते, जा ही नहीं सकते, इतनी सिक्योरिटी। तो उनका तो पूरा आत्मविश्वास इस समाज ने, इस व्यवस्था ने तोड़ दिया है बढ़ाने के सिवा। उस आत्मविश्वास को कैसे हम पुनः लौटाएं, हमें विश्वास दें, साथ खड़े हों, आंदोलन का रूपरेखा बने। मैं अशोक जी से आग्रह करता हूं कि वो तमाम नेटवर्किंग करके तमाम लोगों को इकट्ठा करें, एक जगह लाएं। और ये जो आज इतने लोग हैं, बजट की जो सुविधा आप लोगों तक उन्हें पहुंचाई है, इसको स्कूल, कॉलेज, कस्बों, शहरों तक ले जाया जाए कि कैसे एक खोखलापन जो बजट का है वो हमारे सामने आए। और आने वाला बजट ये नहीं हुआ कि बिल्कुल हमारे अनुकूल हो जाएगा, अगला नहीं होगा, उसका अगला तो कम से कम ये हो जिसमें कटौती बंद हो। इन्हीं शब्दों के साथ आज और तफसील में जाने की जरूरत नहीं है। एक बार आप सबको फिर बधाई देता हूँ। आपने इस आयोजन को किया और इसको दूर दूर तक पहुँचाने की जरूरत। मैं अच्छा लगता है कि ये पूरे हॉल बुद्धिजीवियों से कम से कम भरा रहता है, क्योंकि बुद्धिजीवी कहने को है वो ही उतने ही या तो नहीं समझते हैं या असंवेदनशील हो गए। बस यही बात। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129।
UPI 9250529129@YBL। बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 104299462008। IFSC कोड SBIN 00066563। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।